हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क संवैधानिक ढांचा के पार्ट में पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे आप एक स्टैटिक वे से तैयारी जीएस का करेंगे। जीएस का तैयारी आप कैसे करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े और विषय वस्तु आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे नोट्स तैयार करेंगे, इन तमाम बातों को आपके वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज आप यह देखेंगे कि कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे और आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा पढ़ने का। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क संवैधानिक ढांचा में पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। आपको मालूम होगा कि जो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को उसको सब टॉपिक्स में हमने बांटा है और सब टॉपिक्स के तहत हम उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो पहला आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। मतलब जो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो हम लोग इसमें यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार। 1946 में जो कैबिनेट गवर्नमेंट जो बना हुआ था, सरकार जो बना हुआ था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था। फिर है संविधान सभा। चूँकि संविधान के निर्माण में संविधान सभा का काफ़ी अहम भूमिका रहा है, तो हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा का भूमिका क्या रहा और उससे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब कुल मिलाकर इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हम लोग को अध्ययन करने हैं, 6 टॉपिक्स का स्टडी करना है। तो आइए समय बिना गवाते हुए हम लोग आज के क्लास में यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा और हम लोग किस तरीके से नोट्स बनाएंगे और किस तरीके से उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, उसके तहत बहुत सारे एक्ट हम लोग को पढ़ना है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। ये सारे एक्ट्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसका विकास हुआ था। अब इस एक्ट्स में जो मैंने ग्रीन मार्क किया है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखता है। तो हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस लिए महत्व रखता है और फिर चार्टर एक्ट 1833 क्यों महत्व रखता है। तो अब आपको मालूम होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, इसके तहत आपका 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। देखिए यहाँ से सीधा सीधे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस एक्ट के तहत किया गया। तो आपका जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर 1833। आपको मालूम होगा कि पहले भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इस दृष्टिकोण से यह एक्ट काफ़ी महत्व रखता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 2 ऐसे एक्ट हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखता है। आगे है आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आप देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। तो ये सारे एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स है आपका 1892 है, 1919 है और 1935 है। आपको मालूम होगा कि जो 1892 है उसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया था। इस दृष्टिकोण से भारत शासन अधिनियम 1892 महत्व रखता है। फिर बात करें 1919, तो 1919 जो है इसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था।
एक उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। तो जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको द्विसदनीय बनाने का काम 1919 के द्वारा किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। फिर आपका 1935 काफ़ी महत्व रखता है। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है वो किस दृष्टिकोण से महत्व है, तो इसमें आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है वो 1935 से प्रेरित है। दूसरी बात है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू किया गया। फिर आपका संघीय शासन का प्रावधान किया गया। फिर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो 1935 से लिया गया है। तो इस दृष्टिकोण से भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी महत्व रखता है। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो मुख्य रूप से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखता है वो 3 एक्ट है, 1892, 1919 और 1935। 1892 क्यों है? 1892 इसलिए चूंकि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। 1919 किस लिए है? चूंकि केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। और 1935 महत्व क्यों रखता है? क्योंकि 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई। फिर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, संघीय शासन का प्रावधान किया गया और आपका अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। तो इस दृष्टिकोण से ये आपका महत्व रखता है। तो आपने देखा कि जो भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस तरह से हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस तरह से हुआ। आगे हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार 1946। तो 1946 में जो सरकार बनी उसमें मुख्य जो लोग शामिल थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को आपको मालूम होगा कि राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेश मामले ये विभाग उनको दिया गया था। राष्ट्रमंडल संबंधी एवं विदेशी मामले से संबंधित विभाग जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था। और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अब आप सवाल ये उठता है कि मैंने सिर्फ नाम लिखा है, बाकी चीज़ें आपको ठीक इसी तरह से नोट्स बनाना है कि अंतरिम सरकार 1946 में कौन कौन शामिल थे। अब जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। अब आपको सोचना है कि जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। तो आपको ये मालूम, जब आप इस तरह से हैबिट बनाएंगे, जब इस तरह से आप आदत डालेंगे तो आप आराम से इजी वे में आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप आराम से उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट में मैंने लिखा है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे संविधान सभा, तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक, यहाँ प्रथम बैठक मैंने सिर्फ लिखा है। इसका मतलब है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। चूँकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जब पहली बैठक हुई उस समय अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, तो वैसी परिस्थिति में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष मैंने लिखा। मतलब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बैठक मैंने लिखा है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब किया गया था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है और उसका जवाब आपको बताना है। फिर अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान निर्माण का प्रारंभ, देखिए अस्थायी अध्यक्ष का बना दिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ है, वो प्रारंभ लिखे संविधान निर्माण का प्रारंभ, तो संविधान निर्माण का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। फिर आगे है निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव। आखिर संविधान निर्माण जो होगा वो संविधान सभा द्वारा होगा, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा। ऐसा प्रस्ताव किसके तहत लाया गया? तो आपको मालूम होगा कि ऐसा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन के तहत लाया गया था। क्रिप्स मिशन के तहत यह बताया गया, यह प्रावधान किया गया कि जो संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के द्वारा, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के तहत लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे है भारतीय संविधान सभा का गठन। तो भारतीय, अब देखिए प्रस्ताव तो क्रिप्स मिशन के तहत आ गया, अब सवाल ये उठता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। प्रस्ताव आया आपका क्रिप्स मिशन के तहत, लेकिन इसका जो गठन हुआ संविधान सभा का वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। आगे आप देख रहे हैं संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अनुपात। अब चूंकि संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे वो प्रांत से लेने थे, तो प्रांत से जो प्रतिनिधि जो चुनना था उसमें प्रतिनिधि जो आते थे वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, मतलब जो प्रतिनिधि का जो अनुपात था वो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। फिर है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? तो संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव होगा वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। देखिए विधानसभा वहाँ पे हो गया, विधानसभा में चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर एक हुआ, और विधानसभा विभिन्न प्रांत में जो विधानसभाएं हैं गठित की गई, वे विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्य का मनोनयन करते थे, चुनाव करते थे। फिर है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आपको मालूम होगा सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियमन। संविधान सभा द्वारा, अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियमन कब किया गया? तो 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को अधिनियमन किया गया। फिर संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? देखिए संविधान सभा द्वारा संविधान का जो अधिनियमन किया गया 26 नवंबर 1949, और लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम लोग का है, संविधान सभा उसको कब ग्रहण किया? तो 22 जुलाई 1947। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के जो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष। तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे आप यहाँ देख रहे हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में जो कार्य होते थे उससे संबंधित एक समिति बनाया गया था, और उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 और लोग शामिल थे। देखिए अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे, और उस प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा 6 और सदस्य भी शामिल थे। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से प्रारूप समिति में कौन कौन से शामिल थे?
उसमें 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें 4-5 नाम दे देगा, और उसमें आपको ए नाम अगर रहेगा तो आपको ऑप्शन में करना है, या कौन शामिल नहीं थे तो जो जो शामिल रहेगा वो दिया जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा जो शामिल नहीं था। तो इसके लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारूप समिति में जो 6 और सदस्य था वो कौन कौन था। सॉरी, तो पहला एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरा डॉक्टर के एम मुंशी, तीसरा बी एम मित्रा। देखिए बी एम मित्रा में यहाँ पे एन माधव राव हमने लिखा है, इसका मतलब है कि बी एम मित्रा की मृत्यु हो जाती है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पे एन माधव राव आते हैं। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और फिर लास्ट में छठा जो सदस्य था प्रारूप समिति के वो डीपी खेतान। और आपको मालूम होगा डीपी खेतान की भी मृत्यु हो जाती है और उसके जगह पे आते हैं टीटी कृष्णमाचारी। तो ये आपके संविधान सभा से महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम लोग आगे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा से आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। आइए देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। देखिए प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष, तो प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष में मैंने क्लब करके एक साथ लिखा है, इसको आपके याद करने के लिए आप काफ़ी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो जो संविधान सभा में जो प्रमुख समितियां था उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये 3 समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, तो ये 3 समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए मैंने ये तीनों समिति को एक साथ लिखा ताकि आपको ध्यान में रहे कि जवाहरलाल नेहरू किन किन समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो ये 2 समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे, तो आपको अलग अलग समिति का नाम आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें से ये 2 समिति जो है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये दोनों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा संघीय तो आपका जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा सोचना है। संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये कन्फ्यूजन का जगह है। तो आपको पढ़ने वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो जो कन्फ्यूजन पॉइंट्स है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका कन्फ्यूजन पॉइंट्स है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर आपका प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, ये 2 समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक प्रारूप समिति है जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो जो संविधान सभा में समिति थे उस समिति में कुल मिलाकर 4 ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष की भूमिका में थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। तो अगर आप 4 लोगों का नाम याद रखें, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। अगर बात जवाहरलाल नेहरू का करें तो वो क्या थे, संघीय संविधान समिति, फिर आपका संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। जवाहरलाल नेहरू की बात जहाँ पे आ जाए तो आपको 3 समिति याद रखना है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो ये 3 समिति जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक, अल्प मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष समिति जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय विधान समिति और अल्पसंख्यक से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, ये 2 के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति। तो आप जैसे आप चाहे जैसे इजी पढ़े, 4 आदमी का नाम आपको ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। तो ये सारे समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगातार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, एकदम तय मान कर चलिए। चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो या रेलवे हो या बैंक हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। तो ये ध्यान है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, साइमन कमीशन का गठन। आपको मालूम होगा कि साइमन कमीशन का जब गठन किया गया था तो उसका काफ़ी विरोध किया गया था। तो 1927 में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो जब भारत शासन अधिनियम 1919 का गठन किया गया तो उसमें यह बताया गया था कि 10 वर्षों के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की जाएगी। 10 वर्षों के बाद तो 1919 में गठन किया गया था, तो 1929 में कमीशन का गठन होना था। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर देता है। किस लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। तो चूंकि समय पूर्व कमीशन का गठन हो गया था, यही कारण था कि उसका विरोध किया गया था और गो साइमन बैक का नारे लगाए गए थे। इट इज़ वेरी क्लियर। फिर संविधान का प्रथम प्रारूप देखिए। संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? तो BN राव ने किया था। BN राव। संविधान निर्माण में कुल अधिवेशन, जो संविधान जो निर्माण हुआ उसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण में कुल समय कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप याद रखेंगे, संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर है भारतीय संविधान स्वीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे। स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा कब स्वीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया अशोक स्तंभ को। जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो ये दोनों को स्वीकार किया गया कब? 26 जनवरी 1950। ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति का गठन, आपको मालूम है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कभी कभी ये डेट पूछ देता है, क्योंकि BR अम्बेडकर काफ़ी भारतीय संविधान में एक खासा भूमिका उनका रहा है। तो उससे संबंधित जो समिति था, प्रारूप समिति, वो काफ़ी महत्वपूर्ण समिति था, इसलिए उसका डेट कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए ध्यान में रखेंगे। BR अम्बेडकर का निर्वाचन, BR अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? कभी कभी ये सवाल पूछ देता है। तो BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। फिर संविधान का मुद्रांकन, आपको मालूम होगा कि जो भारतीय संविधान जो है वो 2 भाषा में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी में जब लिखा गया तो दो प्रति बना था, 2 कॉपी उसका बना था, एक हिंदी का और अंग्रेजी का। और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो दोनों पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में इसका ट्रांसलेशन जो है सो बहुत सारी भाषाओं में किया गया, लेकिन मुख्य रूप से जिस समय संविधान बना था उस समय आपके 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में। कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है कि संविधान निर्माण के समय संविधान की कितनी प्रतियां बनाई गई थी? तो 2 प्रतियां। किस किस भाषा में? हिंदी और अंग्रेजी में। और वो दोनों प्रतियों पे सभी सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका था संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा का पहला चैप्टर संवैधानिक विकास आपका कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके
आप बार बार देखें, समझें, और जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाया, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा, ठीक उसी तरीके से आप लिखने का प्रयास करें। और हर एक चैप्टर में आप इस तरह से अपने आप को एक ढालने का कोशिश करें, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और जीएस को आप भूल जाइए कि आपको रटना है, आप समझिए और आप देखिए कि आप कितना सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका थिंकिंग पावर जो है तो डेवलप करना है। और जब आपका थिंकिंग पावर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को क्लब करने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आप सक्षम अपने आप को पाएंगे। तो ये आपका पहला वीडियो था भारत का संवैधानिक विकास। अगला क्लास में हम लोग अगला वीडियो आप लोग के बीच लेकर आएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका समृद्धि एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, एक अपना एजुकेशन प्लेटफॉर्म है समृद्धि एजुकेशन, जिस पे पूरा कोर्स कराया जाता है और बहुत न्यूनतम फी में आपको क्लासेज वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।